रोटेशनल मोशन में अब हम पढ़ रहे हैं प्योर रोलिंग मोशन। जैसे हेडिंग दे दीजिए, चलिए प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन ये हेडिंग है, परंतु इसको यहां से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। हमें जाना तो अल्टीमेटली प्योर रोलिंग मोशन पर है, पर स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है ट्रांसलेटरी ऑब्लिक स्लाइडिंग मोशन। इंक्लाइंड प्लेन पे भी एक बॉडी बस पूरी घिसट के आ रही है। इंक्लाइंड प्लेन पे भी अगर कोई बॉडी है तो पूरी घिसट के आ रही है। इसमें सिर्फ वेलोसिटी है, इसमें एक ही वेलोसिटी है v। तो जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। एम पूरी बॉडी का मास है। एक टाइप का मोशन जो हमें देखने को मिलता है वो है ट्रांसलेटरी मोशन या स्लाइडिंग मोशन। ये हॉरिजॉन्टल सड़क पे भी हो सकता है और इंक्लाइंड प्लेन पे भी हो सकता है। बॉडी स्लाइड करके नीचे आ रही है। और ऐसे ही फिर हम एक बात करते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन, अगर ये प्योर रोटेशनल मोशन है, it takes place about a fixed axis। इसका जो AOR है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो फिक्स्ड है, लाइक अ फैन, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सीलिंग फैन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स्ड है। अगर डोर की बात करें तो डोर भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही घूमता है। वहां कीवर्ड है हिंज। अगर कभी भी किसी भी सवाल में बोल देगा कि एक रॉड को हिंज किया है, हिंज पे 5 स्टार दे दीजिए और फिक्स्ड AOR पे 5 स्टार दे दीजिए। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है या हिंज वर्ड यूज किया है तो ये प्योर रोटेशन। वो बोलेगा कि एक रॉड को हमने ऐसे यहाँ हिंज किया हुआ है और इसको ऐसे गिरने दिया, तो आप बोलोगे कि इसका जो मोशन है वो रोटेशन मोशन है। हिंज इज द कीवर्ड। कहीं भी हिंज आ जाए तो ये प्योर रोटेशनल मोशन। और अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मुझे एक्चुअली इन सब की काइनेटिक एनर्जीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वहां आती थी हाफ एम जी स्क्वायर। यहाँ एम की जगह आ जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब असली चीज पे आ रहे हैं, वो है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मतलब होता है कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ये रोलिंग मोशन। मैंने अभी से प्योर रोलिंग नहीं लिखवाया, बस रोलिंग लिखवाया। तो मोशन ऑफ टायर्स ऑफ अ व्हीकल, मोशन ऑफ टायर्स ऑफ अ व्हीकल। कोई भी गाड़ी है, इसके जो टायर्स हैं, इसका जो मोशन होता है वो रोलिंग मोशन होता है। क्योंकि पहिया अपने ही एक्सिस के बाद घूम भी रहा है और साथ में ट्रक की लोकेशन तो बदल ही रही है, तो उसमें ट्रांसलेशन तो वही है, वो घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है। जो प्योर रोटेशन होता है उसमें अपनी जगह पे ऑब्जेक्ट घूमता है। प्योर रोटेशन में अपनी ही जगह पे एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है और बॉडी घूम रही है। पर रोलिंग मोशन में व्हील घूम भी रहा है और साथ ही साथ आगे भी चल, आगे भी चल।
हम लोग को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में केवल है प्योर रोलिंग मोशन, क्योंकि यही थोड़ा ज्यादा सिंपल है। प्योर रोलिंग मोशन हमारे लिए यही बस हमारे सिलेबस में है, और ये डेफिनेटली ज्यादा सिंपल है। प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन में जैसे जो पहिया चल रहा होता है ना जमीन पे, अगर पहिए के स्किड मार्क्स जमीन पे ना आए तो ये प्योर रोलिंग। अगर स्किड मार्क्स जमीन पे बन रहे हैं तो फिर शायद उसकी स्लाइडिंग हो रही है ना, जब स्लाइडिंग होती है, जब सड़क पे टायर घिसटता है तो उसके मार्क्स बनते हैं ना, तो बस ऐसे ही कुछ लिख दीजिए। इफ देयर आर नो स्लाइडिंग, इफ देयर आर नो स्किड मार्क्स, if there are no skid marks of tire on a road, if there are no skid marks of tire on a road, then this is a case of, then this is a case of pure rolling motion. Skid marks नहीं है, there are no skid marks. इसमें स्लाइडिंग नहीं है ना। इसमें क्या होता है असली चीज कि अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो ये ऐसे बॉडी घूम के पहिया आगे आगे भी जा रहा है, घूम के आगे भी जा रहा है। इसकी थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट ना लें, थियरी में ज्यादा इंटरेस्ट ना लें, बहुत एक आध लाइन में ही बस समझाऊंगा मैं कि इसमें प्योर रोलिंग अगर है ना, तो जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी स्लाइडिंग वेलोसिटी जीरो। अभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी जीरो, पर पूरी बॉडी चल रही है तो ये अभी आगे आएगा और ये हवा में उड़ जाएगा। जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, और जैसे ही ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं रहा, आगे चल गया, तो फिर उसमें उसको मस्त हो गया, बिंदास हो गया, फिर उसमें वेलोसिटी वगैरह है। जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो तब उस इंस्टेंट पे केवल उसकी वेलोसिटी जीरो है, बाकी समय तो उसकी वेलोसिटी है, तभी तो ये आगे बढ़ भी रहा है। यही आपको लिखना है, चाहे तो हिंदी में लिखें, इसकी ट्रांसलेशन मुझे आती नहीं, आप गूगल ट्रांसलेटर लगा लें, मैं हिंदी में ही लिखवा रहा हूँ। जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तब उसकी वेलोसिटी जीरो है। जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तब उसकी वेलोसिटी जीरो है। इसे ऐसा लिखवा देता हूं, instantaneous velocity, instantaneous velocity of the point of contact is zero. Instantaneous velocity of the point of contact is zero. यहाँ velocity से मेरा मतलब है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, here velocity means sliding velocity, here velocity means sliding velocity. जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी नहीं है, बाकी समय तो उसकी वेलोसिटी है, तो इस वजह से पार्टिकल पूरी ऑन द होल बॉडी आगे तो जा रही है, पहिया घूम भी रहा है, पर पहिया घूम भी रहा है और शायद इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगा के वो आगे बढ़ भी रहा है। जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तब उसकी वेलोसिटी जीरो है, और जब वेलोसिटी जीरो है तो स्किड क्या करेगा? और एक और बात यहाँ स्पष्ट है कि अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो है तो ये मान लीजिए जमीन रफ भी है, जमीन पे ये प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है और ये रफ भी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं भी, पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना, वेलोसिटी तो जीरो है ना। अगर प्योर रोलिंग मोशन हो रही है ना तो फ्रिक्शन इनएफेक्टिव हो जाता है। मान लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, पर डिस्प्लेसमेंट इन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो जीरो है ना, वेलोसिटी जीरो है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फ्रिक्शन कोई वर्क तो नहीं कर सकता, ये लिख दीजिए, even if the surface is rough, even if the surface is rough, then at the point of contact, at the point of contact, work done by force of friction is zero. Work done by force of friction is zero, because velocity and displacement, because velocity and displacement in the point of contact, velocity and displacement in the point of contact is zero.
वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, इसको अंडरलाइन कर दें और 3 स्टार दे दें। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है। रोलिंग में फ्रिक्शन कभी कोई वर्क नहीं करता। जैसे फ्रिक्शन के चैप्टर में म्यू के पढ़ाया गया, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस पढ़ाया गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे ही एक और टर्म वहां पढ़ाया जाता है फ्रिक्शन के चैप्टर में, म्यू आर, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो म्यू आर तो फिर जीरो ही लेना चाहिए आइडियली। ऐसा लिख दीजिए आइडियली म्यू आर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, आइडियली म्यू आर, that is coefficient of rolling friction, is equal to 0. Ideally mu r, that is coefficient of rolling friction, is equal to 0. Pure rolling में ऐसा लिख दीजिए, in pure rolling the friction becomes ineffective. In pure rolling the friction becomes ineffective. ये जो हम लोगों के फोटोकॉपियर्स हैं और जो न्यूज़पेपर छपता है, इसमें प्योर रोलिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मूवीज में आपने देखा होगा, वेब सीरीज का जमाना है, अखबार जब छप रहा है तो उसका ड्रम दिखाते हैं घूमते हुए और पेपर स्लाइड करता है, तो वहां प्योर रोलिंग होती है। अगर प्योर रोलिंग ना हो ना तो इंक फैल जाती है, कभी कभी फोटोकॉपियर के इंक फैल जाती है ना। वहां जो इमेज छापनी है पेपर पे वो पहले ड्रम पे आती है और ड्रम ऐसा उतारता जाता है, जो उस पर छपा है ना वो कागज पे उतारता जाता है, और अगर वहां स्लाइडिंग हुई ना तो इंक फैल जाएगी। अगर प्योर रोलिंग हो रही है और सपोज थोड़ी हल्की सी गीली मिट्टी है और टायर पे लिखा है डनलप, तो DUNLOP पूरा छप जाएगा और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी पूरी, कौन से कंपनी का टायर से आया था एक बार। अगर प्योर रोलिंग होगी ना तो ये पूरा छपता चला जाएगा, इसने अपना छापा और आगे बढ़ गया, नहीं तो सब मचा देगा अगला वाला आके। अगर प्योर रोलिंग नहीं होगी, स्लाइडिंग हो रही होगी, तो इसने जो लिखा वो अगले वाले ने आके मिटा दिया, स्लाइडिंग हो गया। प्योर रोलिंग ये मोशन होता है, पर हमें इसकी थियरी में कोई इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं। इतना ही समझना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है और फ्रिक्शन इनइफेक्टिव हो जाता है। म्यू आर कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन जीरो होता है, दैट्स इट। अब हेडिंग दे दीजिए काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग। असली तो मुझे मैथमेटिक्स तो मेरी काइनेटिक एनर्जी की ही है। काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये हो गया हाफ mv स्क्वायर प्लस हो गया हाफ I ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोलिंग भी तो वही कहलाएगा, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, पर एक खास तरीके से हो रहा है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कोई वेलोसिटी नहीं है, बाकी सबकी तो वेलोसिटी है, और बस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उस क्षण के लिए रेस्ट पर है बस। तो हमें उसकी थ्योरी में तो जाना ही नहीं है, नहीं तो आप मिस डायरेक्टेड एफर्ट्स करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्योर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, प्योर रोटेशन में जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है या हिंज की बात की जा रही है, वहां पर एनर्जी है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और जब बॉडी आगे जा रही है, पहिया रोल करते कर रहा है पर बॉडी गाड़ी आगे जा रही है, तो उसमें हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर। हमारा पूरा डिस्कशन इन मैथमेटिक्स तो एनर्जीज की लिखी ना, बाकी तो थियरी है जो कि डेफिनेटली सदा बकवास होती है और नेगेटिव्स का कारण बनती है। थ्योरी में इंटरेस्ट लोगे तो तुम्हारे नेगेटिव्स बढ़ेंगे, और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लोगे तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। तो मैं इसको जरा ऐसी एनर्जीज की बात करता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ जरा, ऑल एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ हाफ mv स्क्वायर, ऑल एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ हाफ mv स्क्वायर। पहला तो मैं ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ, तो ये तो हाफ mv स्क्वायर ही होती है, इसलिए से हाफ mv स्क्वायर इनटू 1 लिख देता हूँ। ऑल एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ हाफ mv स्क्वायर, all energies
in terms of half mv square. अब आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वैसे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, पर आई को मैं एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ और बी होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा की जगह बी बाय आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 1 था, ये हाफ एम बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हाफ एम बी स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है। और इसी तरह जो काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग है, जो कि हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये होगा हाफ एम बी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो प्योर रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, इस पे भी 5 स्टार दिए जाएंगे, इस पे भी 5 स्टार दिए जाएंगे और इस पे भी 5 स्टार दिए जाएंगे। all energies in terms of half mv square, all energies in terms of half mv square बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम पके पकाए न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें। PYQ आपसे 90% बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 80% तो बन ही जाना चाहिए आपसे, अगर बहुत अटेंटिवली आप इसे सुन रहे हैं। सारा खेल क्लास में कंसंट्रेशन का है, अगर क्लास में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो आपका काम 50% भी से भी कम हो जाएगा। सारा खेल क्लास में कंसंट्रेशन का है। अब हम लिखते हैं कुछ रेशियोज लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कहता है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी में आएगा हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 1 और टोटल काइनेटिक एनर्जी में आएगा हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया ना, इसलिए मैं सब कुछ हाफ एम बी स्क्वायर के टर्म्स में लाया था। पूछेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल के नाम पे तो अब मुझे हाफ एम बी स्क्वायर के बाद पता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आता है, और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी में तो हाफ एम बी स्क्वायर के बाद 1 आता है, तो मैं हाफ एम बी स्क्वायर लिखना बंद ही कर रहा हूं। रोटेशनल के नाम पे अब आपको सीधे ये लिखना चाहिए, जब आप रेशियो ले रहे हैं तो जो कैंसिल हो सकता है चाहे तो उसे ना लिखें, हर बार ये टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आएगा ही, क्योंकि हर काइनेटिक एनर्जी मैंने हाफ एम बी स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस की है। बस ऐसे ही और कुछ कॉम्बिनेशन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यही ज्यादा अच्छा है, और हो सकता है वो खाली ऑप्शन पूछ ले, इसलिए मैंने ऐसा भी करके दिखा दिया। ये तो 1 हो ही जाएगा और ये पलट जाएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो यही ज्यादा अच्छा है। हम इसमें हेडिंग दे सकते हैं हाउ टू फाइंड के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाउ टू फाइंड के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। Equate the formula, equate the most basic formula of mi to mk square। mi का जो मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है उसको mk स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए, उसमें से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकल आएगा। जैसे मेरा क्वेश्चन है स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालो, स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। और अगर कुछ नहीं बताया है कि कौन सा स्फीयर है तो आप इसे सॉलिड स्फीयर लिए
कायदे से सवाल को बताना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर है कि हॉलो स्फीयर है, और अगर नहीं बताया है तो आप इसे सॉलिड स्फीयर लीजिए, क्योंकि आपको नोट करना चाहिए where nothing mentioned take it as solid। कायदे से सवाल को बताना चाहिए कि सॉलिड है कि हॉलो है, पर ना बताया हो तो इसे सॉलिड लीजिए। तो अब 2/5 mr² को अब ma² से इक्वेट कर दीजिए, तो a²/r² 2/5 आएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस। रेडियस पता नहीं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, तरफ तो r है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस। कोई भी स्फीयर हो, छोटा हो बड़ा हो, ये k²/r² तो 2/5 ही आएगा ना। ये भी अगर बात करते तो वो जरूर कुछ ऐसा आता, ये रेडियस पे डिपेंड करेगा, के रेडियस पे डिपेंड करेगा, पर k²/r² रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सब भी बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें हैं। k²/r² साइज पे डिपेंड नहीं करता, केवल ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि सॉलिड है कि हॉलो है कि सिलेंडर है कि डिस्क है कि रॉड है। k²/r² ज्योमेट्री पे, शेप पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता। फिर से लिख दीजिए, डिपेंड ओनली ऑन शेप। k²/r² केवल शेप पे डिपेंड करता है। इसके बाद मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट इन अ बॉडी in pure rolling। General expression of velocity of a point of a body in pure rolling। एक बॉडी प्योर रोलिंग में है, उसके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, ये बॉडी है मे बी यहाँ पर ऐसे वो घूम रही है और इसकी सेंटर ऑफ मास आगे जा भी रहा है, इसमें ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। इस पॉइंट की तो वेलोसिटी 0 है, मुझे पता है। खैर ये पॉइंट मान लेते हैं O और ये पॉइंट मान लेते हैं P। हमें वेलोसिटी P की बतानी, वेलोसिटी P की बतानी। जो O है इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या जो V निकालना है ना, वो है, उसका फॉर्मूला तो वही है आर ओमेगा। आर ओमेगा, तो आर की जगह में ले लूंगा OP इंटू ओमेगा, बस। बड़ा सिंपल और बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। आपको किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है ना, उसकी O से दूरी निकालिए, पहले somehow ये OP कैलकुलेट करिए, somehow ये OP कैलकुलेट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। somehow ये OP निकालिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा OP इंटू ओमेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दीजिए इस बात पर। और ये वेलोसिटी OP के राइट एंगल्स पर होती है। इस V is at right angles to OP। एक्चुअली इतने बड़े रेडियस के सर्किल में ये घूम रहा होता है, इसके अबाउट ऐसा घूम रहा होता है। पूरा इमेजिन करेंगे तो चैप्टर टफ हो जाएगा, ना करें, बस रटें। इसमें एक ट्रांसलेटरी मोशन भी है और एक एंगुलर मोशन भी है, तो V और R ओमेगा का रिजल्टेंट है। एंगुलर मोशन की वजह से इस पॉइंट में कोई R ओमेगा भी है और इसके ऊपर सुपर इम्पोज एक V भी है। वो सारी बातें अगर मैं समझाने लगूं तो चैप्टर आपके हाथ से निकल जाए। आपको खाली रटवा दूं कि OP इंटू ओमेगा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओमेगा तो सभी पॉइंट्स का सेम होता है, वेलो फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो चीज ही ऐसी होती है जो सबके लिए सेम होती है। फिर से लिखो, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, इसको एक स्टार दे दीजिए। Omega is same for all points. We have got to calculate only the distance OP। हमें न्यूमेरिकल्स में
बस डिस्टेंस ओपी ध्यान से निकालना है, न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस ओपी ध्यान से निकालना है। अगर मैं इसी की बात करूं, सेंटर ऑफ मास की बात करूं, तो ये डिस्टेंस, ये वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा। तो मैं तो ये समझता हूं प्योर रोलिंग VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये डिस्टेंस ओ से आर है ना, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा ही रहती है। इन प्योर रोलिंग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा रहती है। अगर इस पॉइंट की निकालो ना, टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो हो जाएगा 2 आर ओमेगा, क्योंकि डिस्टेंस यहां से 2 आर है ना। और भी पॉइंट्स का निकाला जा सकता है, बस मैं तो फिलहाल यही 2 पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं। इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी आर ओमेगा है, और इसकी 2 आर ओमेगा है। प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी उसकी डबल। इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है ना, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी वो ऐसा ऐसा इस सर्किल में घूमता है एक्चुअली ये पॉइंट। आपको तो खैर ये ध्यान रखना है 0 आर ओमेगा या 2 आर ओमेगा। यदि इस वेलोसिटी को आप v कह रहे हैं, चलो ब्रैकेट में लिख देता हूँ। यदि ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी 2v है, या ये vcm है, ये 2vcm। ये भी 2vcm वाली बात भी एक्चुअली 5 स्टार वाली है। अगर यहाँ पर कोई भी कुछ भी पूछे यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो आप डबल का आंसर दे देना। बोलेगा यहाँ से मैं एक रस्सी खोल रहा हूँ, रस्सी की लेंथ कितनी खुलेगी, तो जितनी होनी चाहिए उसकी डबल, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी एक्चुअली डबल हो जाएगी। इसमें रस्सी लिपटी हुई है और मैं अनवाइंड कर रहा हूँ, रस्सी खोल रहा हूँ। मैं अगर रस्सी की लेंथ बताई है तो तुम्हें ध्यान नहीं जाएगा, तुम शायद v इंटू टी कर दो, पर वो 2v इंटू टी होगा। चलिए ये भी ट्रेवल करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मतलब लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन प्योर रोलिंग in one full rotation. In one full rotation. लीनियर डिस्टेंस कोई खास ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप होगी। लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन प्योर रोलिंग इन वन फुल रोटेशन। जब बॉडी का पहिए का पूरा एक रोटेशन हो रहा है, उतनी देर में कितना आगे बढ़ गया, तो डिस्टेंस तो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। ये टाइम एक टाइम पीरियड कहलाएगा। ये वेलोसिटी है आर ओमेगा और टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 पाई आर हो गया, इक्वल टू सर्कमफेरेंस आ गया ना। ये कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, इससे हमें प्रॉपर ये समझ में आता है कि प्योर रोलिंग से एक्चुअली हमारा मतलब क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस पहिए पे इधर इधर लाल पेंट कर दीजिए, और अगर इसमें प्योर रोलिंग हो रही है तो इसे चलाइए आगे, तो पूरे एक चक्कर के बाद, पहले ये पॉइंट पी था ना, जब ये एक राउंड के बाद ये पी वापस नीचे आ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस यार होगा। इसके रिम पे लाल पेंट कर दीजिए ताजा ताजा, और इसको प्योर रोलिंग कराइए, प्योर रोलिंग कराइए, तो ये जो लेंथ बनेगी ना जमीन पे, सर्कमफेरेंस के बराबर हो। सेंटर ऑफ मास में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 2 पाई आर हुआ। अगर प्योर रोलिंग नहीं होती ना, तो ये जो लेंथ है जमीन पे से जो बनती है वो 2 पाई आर से कम होती है, कभी कभी 2 पाई आर से ज्यादा होती है। एक होता है, हमें पढ़ना तो नहीं है, एक होता है रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसमें बॉडी रोल तो करती है, पर थोड़ा थोड़ा आगे स्लिप करती है। जैसे इंक्लाइन प्लेन पे ट्रक नीचे उतर रहा है, तो शायद उसमें रोलिंग भी होगी और थोड़ी सी फॉरवर्ड स्लिपिंग भी होगी। तो ये जो लेंथ होगी ना, ये 2 पाई आर से ज्यादा होगी। और अगर पीछे में ट्रक फंस गया है, थोड़ा बहुत निकल भी रहा है, पर पहिया वहीं वहीं घूम भी रहा है, तो वो रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग होती है। उसमें जो लाइन भर खींचेगी ना, ये 2 पाई आर से कम होगी। प्योर रोलिंग में ये जो जमीन पे लाइन खींचेगी, ये ठीक 2 पाई आर के बराबर होगी। तो खैर हमारे को ना तो रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग पढ़ना है,
ना रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग पढ़ना है। इनके नाम कहीं आपके सामने आ जाए तो उन्हें गाली देके इग्नोर कर दीजिएगा। हमें सिर्फ प्योर रोलिंग पढ़ना। अगर वो रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग सामने आए तो ये टीचर को गाली मत दीजिएगा कि साले ने पढ़ाया ही नहीं, तो फर्जी है, उसको पढ़ना ही नहीं था आपको। ये पूरा डिस्कशन बकवास है, किसी काम का नहीं है। ये आपसे शायद इसमें से कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछने वाला। प्योर रोलिंग में जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास ट्रेवल करता है वो सर्कमफेरेंस के बराबर करता है। बस इतना ही ध्यान रह जाए तो ठीक है। ऑलराइट, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीधे काफी इंटरेस्टिंग चीज, और काफी सारे सवाल बनते हैं, और वो है रोलिंग, प्योर रोलिंग ऑफ कोर्स, प्योर रोलिंग on a rough inclined plane, pure rolling on a rough inclined plane। असली सवाल तो इसी के बनते हैं, आपको पेपर में सारे के सारे सवाल इसी के आते हैं। प्योर रोलिंग on a rough inclined plane, inclined plane ना sufficiently रफ होना चाहिए तो उस पर प्योर रोलिंग हो सकती है। एक्चुअली क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पर mg sin थीटा जो होता है ना, mg sin थीटा जो होता है ना, वो एक्सेलरेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। ऐसे ही कुछ लिख लीजिए, on an inclined plane mg sin theta tries to create acceleration। रफ इंक्लाइंड प्लेन पे जो mg sin थीटा है वो एक्सेलरेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट फ्रिक्शन प्रिवेंट्स, और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसमें रिजल्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, उसमें रिजल्टेंट स्लाइडिंग वेलोसिटी भी जीरो होती है। ऐसा लिख दीजिए, द प्लेन इज सफिशिएंटली रफ, इफ द इंक्लाइंड प्लेन इज सफिशिएंटली रफ, काफी रफ होना चाहिए इसमें। इफ द इंक्लाइंड प्लेन इज सफिशिएंटली रफ, then the resultant acceleration, resultant tangential acceleration, and the resultant sliding velocity, in the point of contact, resultant sliding velocity in the point of contact is zero. Resultant sliding velocity in the point of contact is zero. Once again, हमें इसकी थियोरी में ज्यादा ध्यान देना नहीं है, ये सब जो बातें मैंने कही ना ये बकवास है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी भी वेलोसिटी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जीरो है ना, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, तो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो जीरो ही हुआ ना। लिख दीजिए, हियर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्स, हियर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्स, बट हियर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्स, बट the work done by force of friction is still zero. Work done by force of friction is still zero because displacement at the point of contact is zero. Because displacement in the point of contact is still zero. ठीक है, भाई वेलोसिटी जीरो है उस पॉइंट की, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स तो है। तो बड़ी सुंदर बात इमर्ज होकर आपके सामने आ रही है कि प्लेन अच्छा खासा रफ है, काफी रफ है। बल्कि एक चीज मैं टारगेट लिख रहा हूँ, उसका म्यू शुड बी हाई, म्यू शुड बी हाई। और मैं डिराइव तो नहीं करा रहा हूँ, मेरे सिलेबस में भी नहीं है, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि इस पे क्वेश्चन आएगा, बट ऐसे फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। टू सपोर्ट प्योर रोलिंग, to support pure rolling, mu should be, या mu min is equal to tan theta
अपॉन 1 plus r square bracket mu में is equal to tan theta। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख सकते हैं नॉट इंपॉर्टेंट, और बल्कि मुझे उम्मीद नहीं है कि इस पे क्वेश्चन आएगा नीट में। हाँ, इधर उधर आपको देखने को मिलेगा, याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो और भी ज्यादा अच्छा है। आप इनको देख के परेशान ना हो, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि इस पे आपको इतना बड़ा क्रॉस लगाना है। वैसे तो फ्रिक्शन के चैप्टर में वैसे ही एंगल ऑफ रिपोर्स म्यू इक्वल टू tan थीटा आता था इंक्लाइन प्लेन में, ना कुछ आ रहा है और फिर ये बिल्कुल भी काम का नहीं। इंटरेस्टिंग बात एक ही है, इंपॉर्टेंट बात एक ही है कि साहब यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन पे जब बॉडी प्योर रोलिंग मोशन करके नीचे आएगी ना, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। यद्यपि रफ प्लेन है पर उसने एनर्जी तो कोई खाई नहीं ना, ये बात चार स्टार देने लायक है। इन प्योर रोलिंग on rough inclined plane, mechanical energy is सीधे, ये अगर थीटा है और ये हाइट h है और ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है, हाँ प्योर रोलिंग में, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी of the body at bottom is equal to P lost by the depends only on mgh। फॉर्मूला आ जाएगा mgh is equal to half mv square into 1 plus k square by r। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम होगी ना, वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर स्मूथ प्लेन होता ना तो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी ही होती। E lost is equal to K gain। अगर स्मूथ प्लेन होता तो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे इतनी ही होती, E लॉस्ट के बराबर। अभी रफ तो है पर फ्रिक्शन ने कोई एनर्जी तो खाई नहीं है ना। बस यहाँ से बड़े मजेदार कैलकुलेशंस और फॉर्मूले शुरू हो जाएंगे। वेलोसिटी जब बॉडी रोल करके नीचे आती है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है रूट टू जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे 5 स्टार। मैं तो इस पे भी अलग से 5 स्टार देना चाहूंगा, ये तो बेसिक है ना। ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ इसको तो बल्कि आप शायद ना रटो, आप इसको बार बार लिखो। P loss is equal to total kinetic energy gain। P lost is equal to total kinetic energy gain। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों तरफ से m कैंसिल कर दो। ये याद कर सकते हैं कि अगर प्योर स्लाइडिंग होती तो वेलोसिटी रूट टू जी एच होती। अभी आंसर ये आ v rolling is equal to v sliding। v rolling is less than v sliding। रोल करके जब बॉडी नीचे आएगी ना, उसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी कम होगी। रोल करके जब बॉडी नीचे आएगी तो उसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी कम होगी। v rolling is less than v sliding, क्योंकि उसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा रोटेशनल मोशन पैदा करने में भी चला जाएगा ना, ओमेगा बढ़ाने में भी तो जाएगा। जैसे जैसे बॉडी ये रोल करके नीचे आती है ना, उसका v और ओमेगा दोनों बढ़ते जाते हैं और हर इंस्टेंट पे v इक्वल टू r ओमेगा मेंटेन रहता है। ऐसा लिख दीजिए, as the body rolls down, as the body rolls down, both v and omega increase simultaneously। both v and omega increase simultaneously such that v is equal to r omega
such that v square or omega is valid. V square or omega is valid at all instants. V square or omega is valid at all instants. फिर मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन प्योर रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन. एक्सेलरेशन निकालना है. इसका डेरिवेशन का एक तरीका तो मैकेनिक्स से हो सकता है, जहां मैं फोर्सेस बकायदा बनाऊं. वो तो मैं नहीं कर रहा. v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as. ये यहाँ आ रही है ना बॉडी. v तो तुम्हें पता ही है, v स्क्वायर हो जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये a तुम्हें निकालना है, और s है h बाय sin थीटा. ये जो s है तो h बाय sin थीटा होता है ना. h का cos थीटा ये आ जाएगा, s का sin थीटा h आ जाएगा. इससे सॉल्व करेंगे तो a का आंसर आ जाएगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट से याद करने की कोशिश करो. डेरिवेशन की जरूरत नहीं है. a का फॉर्मूला आ जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे ये ऐसा आता है ना. स्लाइडिंग का खाली g sin थीटा आता है ना. इस चैप्टर में फिर नीचे तो कुछ आना ही है, सभी कुछ थोड़ा कम आ रहा है. एक्सीलरेशन भी कम है रोलिंग में, स्लाइडिंग में ज्यादा होता है. ये रोलिंग इज लेस देन ये स्लाइडिंग. जब बॉडी रोल करके आ रही है तो उसकी कुछ एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी जा रही है. तो रोल करते करते जब नीचे आ रही है तो नीचे ट्रांसलेटरी वेलोसिटी उसमें कम होगी. तो जो वैसे √2gh आता था उसे 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर से डिवाइड करो. एक्सीलरेशन भी कम होगा क्योंकि शायद कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन में जा रही है एनर्जी. तो स्लाइडिंग एक्सीलरेशन, ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन थोड़ा कम होगा. इसलिए फिर जो पहले होता था स्मूथ प्लेन पे g sin थीटा, उसको 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर से डिवाइड करो. आंसर छोटा लाना है. और इसी तरह हम देख रहे हैं लास्ट रिजल्ट, टाइम टेकन टू रोल डाउन रफ इंक्लाइंड प्लेन. तो टाइम का तो ऐसा है, ऐसा आप हाफ ए टी स्क्वायर में डाल दीजिए या कहीं भी डाल दीजिए. टाइम है 2√s/a. एक बार फिर s है h बाय sin थीटा और a है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. इस तरह से टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाय sin थीटा √2h/g into 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. इसमें डेरिवेशन ना करें, याद करें. टी रोलिंग, टी स्लाइडिंग, ये टी स्लाइडिंग होता है तो √1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. एक बार फिर टी रोलिंग जरूर ज्यादा आता है, टाइम ज्यादा आता है, सर टाइम ज्यादा आता है. मैं तीनों फॉर्मूले आपको याद अभी के अभी करा दूंगा. डेरिवेशन की चिंता न करें, डायरेक्टली इसी को रटने की कोशिश करें. इसको मैं सीधे रिजल्ट आपको याद करा रहा हूं. डेरिवेशन की चिंता न करें. वेलोसिटी रोलिंग में कम आएगी, पहले तो ये ध्यान दीजिए, और एक्सीलरेशन भी रोलिंग में कम आएगा, पर टाइम रोलिंग में ज्यादा आएगा. टाइम रोलिंग में ज्यादा आएगा. तो अगर कुछ कम आएगा तो आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा. जो कम आएगा उसमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, और जो ज्यादा आएगा किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो क्वांटिटी तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ही है. जिसे मल्टीप्लाई करते हैं या जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो क्वांटिटी तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ही है. ये ध्यान दीजिए कि जब वेलोसिटी कम है और जब एक्सेलरेशन कम है
तो नीचे आने में टाइम ज्यादा लगेगा ना। जब वेलोसिटी ही कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। इसलिए मैं अगर वेलोसिटी चाहिए तो जो होती थी उसको मैं इससे डिवाइड करूंगा। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो जो होता था उसको मैं डिवाइड करूंगा। और अगर टाइम चाहिए तो जो होता था उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस चीज। आंसर बड़ा लाना है तो मल्टीप्लाई करिए, आंसर छोटा लाना है तो डिवाइड करिए, छोटा लाना है तो डिवाइड करिए। सिर्फ ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कहीं भी रूट नहीं है। अगर इसमें पहले से भी रूट था ना तो जो नया टर्म आया है वो भी रूट के अंदर आया। इस फॉर्मूले में भी कहीं देखें तो रूट था, तो जो नया टर्म आया है वो भी रूट के अंदर आया। इस फॉर्मूले में जो पहले से टर्म था वही रूट के अंदर नहीं था, जी साइन थीटा, तो जो नया टर्म आया है वो भी रूट के अंदर नहीं आएगा। पहली बात की वेलोसिटी कम आएगी तो इससे डिवाइड करो, और फॉर्मूले में रूट आता था तो इसके अंदर भी रूट आएगा। इसकी बात करो, ये ज्यादा आएगा तो मल्टीप्लाई करो, और उसके फॉर्मूले में रूट आता था, अभी बताता हूँ कहाँ आता था। रूट 2h/g तो शुरू से आ ही रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं रूट आता है तो अभी भी रूट आएगा, और ज्यादा लाना है तो मल्टीप्लाई करो। और एक्सेलरेशन पहले जी साइन थीटा होता था, उसमें रूट नहीं होता था, तो अभी भी 1 + k² में रूट नहीं आएगा। और एक्सेलरेशन कम लाना है तो डिवाइड करेंगे, कम लाना है तो डिवाइड करिए, कम लाना है तो डिवाइड करिए, ज्यादा लाना है तो मल्टीप्लाई करिए। और जिसमें पहले भी रूट नहीं था बस अब उसमें रूट नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा। टाइम के बारे में मैं आपको ये ध्यान दिला दूं कि अगर ऐसे बॉडी को टपका दे वर्टिकल फॉल, अगर इसे टपका दे वर्टिकल फॉल कर दे तो टाइम आता है √2h/g। अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन हो तो ये नीचे आने में जो टाइम लगता है 1/sin थीटा √2h। और अगर ये प्योर रोलिंग हो रही है तो जो टाइम आएगा वो ये तो जो आता था तो आएगा ही आएगा, इससे और थोड़ा ज्यादा आएगा, ये आएगा। बस ये सब चीजें आपको याद करनी है, पके पकाए नंबर है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इंक्लाइन प्लेन पे ही आते हैं, और इंक्लाइन प्लेन के सारे सवाल आप इस समय करने की ऑलरेडी पोजीशन में आ गए हैं। आपके पास एक तो चैलेंज है कि फॉर्मूलों की आपको आदत बन जाए, थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले दिख रहे हैं। बड़ा चैलेंज है कि तो आपको फॉर्मूलों की आदत पड़ जाए, और उसके बाद बड़ा चैलेंज है कि आप ढंग से k² निकाल लें जिस बॉडी की बात हो रही है। मैक्सिमम सवाल इंक्लाइन प्लेन पे ही आए हैं। मैक्सिमम सवाल जो PYQ में आप देखेंगे वो इंक्लाइन प्लेन के ही हैं। मैं 3 फॉर्मूले आपको एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूं। अगर वेलोसिटी मांगे तो वैसे √2gh आती थी, आज √2gh के अंदर 1 + k² भी आएगा रूट में अपॉन में, क्योंकि वेलोसिटी छोटी लानी है। एक्सीलरेशन भी छोटा लाना है तो जी साइन थीटा अपॉन 1 + k², और कहीं भी रूट नहीं। और उधर टाइम लाना है तो 1/sin थीटा √2h/g, आंसर बड़ा लाना है तो इंटू √1 + k², क्योंकि √2h/g में वैसे भी रूट था, तो जो नया टर्म आएगा वो भी रूट के अंदर आएगा। अब इसके बाद आप बहुत सारे सवाल PYQ के आपसे बन जाने चाहिए। फॉर्मूले याद होने में टाइम लगेगा, पर अगर फॉर्मूला आप सामने रख के PYQ करेंगे तो मेरे ख्याल से तो सवाल आपसे एक बार में या 2 बार में बन जाने चाहिए मोस्ट ऑफ द सवाल। और इसके बाद में आपको पढ़ा रहा हूं पुली ब्लॉक सिस्टम। ये थोड़ा सा टफ माना जाता है पर है टफ नहीं। जो रिजल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं से इसके रिजल्ट डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में यहाँ एक पुली है और यहाँ इससे एक ब्लॉक लटका है। इसका मास m दिया है और इसका इनर्शिया I दिया है। इसका मास नहीं दिया है, मास ऑफ पुली नॉट गिवन। The block is allowed। एकदम सेम डिस्कशन है और एकदम सेम फॉर्मूले आएंगे, दिखने में थोड़े से डिफरेंट होंगे पर ये एकदम सेम डिस्कशन है। The block is allowed to fall through height h
ये यहां से हाइट h से आ गया, तो P लॉस्ट बाय द ब्लॉक इज इक्वल टू mgh। ये जो मास है इसको मैंने छोड़ दिया रस्सी से, कुएं में एक बाल्टी बांधी पानी भरने के लिए और बाल्टी को छोड़ दिया। तो बाल्टी ने जो पोटेंशियल एनर्जी यूज की वो mgh की, और कहीं फ्रिक्शन तो हम ले नहीं रहे, तो इसके बदले में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी इसने गेन की, थोड़ी इसने गेन की। The block gains translatory kinetic energy and the pulley gains rotational kinetic energy। इसका v बढ़ जाता है और इसका ओमेगा बढ़ जाता है। मैंने तो आपको बताया था कि फॉर नो स्लिपिंग, अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, फॉर नो स्लिपिंग एट ऑल इंस्टेंट्स v is equal to r omega। for no slipping at all instants v is equal to r omega। क्या होता है, तुम ना इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे अगर रिलेटिव वेलोसिटी है, इसकी स्पीड अलग है और इसकी स्पीड अलग है, तो इनमें रिलेटिव मोशन हो जाएगा ना। इस पॉइंट पे इसके नीचे जाने की वेलोसिटी और इसके यहाँ जो आर ओमेगा वाली वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और रिलेटिव मोशन भी तो स्लिपिंग है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो रस्सी के नीचे जाने की वी है और जो इसकी वी है जो कि आर ओमेगा है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा और उसका बोलेंगे रस्सी स्लिप हो रही है। ये बात आपके समझ में आए या ना आए, आपको तो यही समझना है कि हर इंस्टेंट पे वी और ओमेगा बढ़ते हैं इस तरह से कि वी और आर ओमेगा मेंटेन रहे। आप तो अच्छे से जानते हैं कि जब ये रस्सी काफी ज्यादा नीचे कुएं में गिर जाती है तो पुली तेज घूमती है, ओमेगा बढ़ गया, और नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी तो बढ़ ही गया, हाइट बढ़ गई तो रूट टू टाइप की चीज बढ़ गई। रस्सी जब ज्यादा गिर चुकी होती है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी और इसका ओमेगा भी बढ़ते हुए दिखता है। अगर स्लिपिंग नहीं होना है, जो कि हम मान के चल रहे हैं, हम तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के ही न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। अगर स्लिपिंग नहीं होना है तो एट ऑल इंस्टेंट्स तुम v इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकते हो, और तो और इस पॉइंट तक तुम at इज इक्वल टू आर अल्फा भी लिखा सकते हो। इसका जो यहाँ एक्सीलरेशन है और इसका यहाँ जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो भी तो बराबर होंगे, तभी तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले ऐसे ज्यादा काम के आते तो नहीं है, पर फॉर्मूले हैं तो बस क्या पता कहाँ काम आ जाए। अगर यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होना है तो जो इसकी वेलोसिटी है वही इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, और जो इसका एक्सीलरेशन है वही इसका एक्सीलरेशन होना चाहिए। ये तो खैर समझो नए पॉइंट्स आ गए, बाकी तो मुझे आपसे इक्वेशन तो वही बनानी है कि जो पी लॉस्ट है वो ये है, एम छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, और जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो हाफ एम स्क्वायर है, और इसने जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो हाफ पाई है। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ ना तो v का वही फॉर्मूला आएगा, ये रूट थोड़ा सा मॉडिफाइड आएगा। ये वन को जरा मैं ढंग से लिख रहा हूँ, आई बाय आर मास। अब जो ब्लॉक की वेलोसिटी आएगी ना तो वही आएगी। मैं इस डेरिवेशन को थोड़ा सा कर नहीं रहा, आई को एम के स्क्वायर लिखना है बस, आई को आप एम के स्क्वायर लिख दीजिए और ओमेगा को v बाय आर लिख दीजिए। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आई एम के स्क्वायर होता है ना, तो आई बाय एम के स्क्वायर हो गया ना, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली तो रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही है ना। ए स्क्वायर की जगह मैं आई बाय एम लिख लूंगा, तो जो सारे रिजल्ट मैंने पढ़े थे ना ऊपर वो सारे के सारे दोबारा काम आ जाएंगे डायरेक्टली। तुम्हें इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम इस रिजल्ट से यही करना। पिछली बार तो क्या था, इसी बॉडी में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती थी, इसी में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती थी और इसी में ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी आती थी। अब ये बॉडी अलग है और ये बॉडी अलग है। हाउ टू obtain
results of fully blocked problem from results of inclined plane. The heading there, how to obtain results of fully blocked problem from results of inclined plane. Number 1, put sin theta equal to 1. वर्टिकल है ना, अगर कोई थीटा दिया ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा थीटा का, उसके फॉर्मूले में थोड़ी ना थीटा आएगा। फुली ब्लॉक में थीटा देता है क्या कोई तुम्हें? दूसरी बात है कि के स्क्वायर की जगह आई बाय एम डाल दो। जो जो तुम्हें फॉर्मूले इंक्लाइंड प्लेन पे आते थे वो सारे के सारे एज इट इज वैलिड हैं, समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। रिजल्ट को टाइम पे कॉपी पे लिख पाओ फॉर्मूले को तो न्यूमेरिकल सट से बनेगा। और इस फुली ब्लॉक पे भी ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, इन्हें थोड़ा टफ माना जाता है। मेनली तुम्हें प्रैक्टिस करनी है एक ही क्वेश्चन की और वह है इंक्लाइंड प्लेन। तो अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता था। के स्क्वायर की जगह ये लिख दिया मैंने आई बाय एम। अगर एक्सीलरेशन की बात करूं तो जी साइन थीटा तो नहीं आएगा, साइन थीटा में लिखने वाला था अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर की जगह आई बाय एम लिखना है। अगर टाइम वाइम कभी लिखें तो 1 बाय साइन थीटा का टर्म तो नहीं आएगा, into 1 over 2 h by g into 1 plus हो गया। वो तीनों फॉर्मूले यहाँ वैलिड है, साइन थीटा की तो आएगा ही नहीं। पूरा हॉरिजॉन्टल अगर कभी सवाल हो या पूरा वर्टिकल हो तो साइन थीटा नहीं आएगा, खाली इंक्लाइंड प्लेन में साइन थीटा आएगा। साइन थीटा आंसर में आने के लिए सवाल में कोई थीटा दिया भी तो हो। सवाल में अगर कोई थीटा दिया ही नहीं है तो तुम कहां से साइन थीटा कॉस थीटा लाओगे? एक तो साइन थीटा को 1 डाल देना और के स्क्वायर की जगह आई बाय एम डाल देना, आपको कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है। फुली ब्लॉक प्रॉब्लम की थियोरी कुछ समय मत पढ़ो, सीधे उसके सवाल करो। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो थियोरी पढ़ो, जब न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तब अगर तुम थियोरी पढ़ोगे तो फिर भी थियोरी तुम्हें समझ में आएगी, वरना तुम थियोरी में ही उलझ के रह जाओगे और न्यूमेरिकल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। पहले इसके न्यूमेरिकल करो और उसके लिए भी कॉपी सामने खोल के रखो, या तो फॉर्मूला शीट बना लो और सिर्फ फॉर्मूला शीट सामने खोल के रखो। इसमें थोड़ी सी बातें और बढ़ाई जा सकती हैं, हालांकि थोड़ी एडवांस बातें होती हैं वो। सपोज ये mg है और आगे में ये टेंशन है और ये एक्सीलरेशन है, तो मैं यहाँ पे एक दो रिजल्ट और दे रहा हूँ आपको। इसमें जो टॉर्क होगी ना, इसी केस में पुली ब्लॉक में जो टॉर्क होगी वो होगी T इंटू आर, टेंशन इंटू रेडियस, जहाँ टेंशन शायद m इंटू जी माइनस ए है क्योंकि नीचे जा रहा है, टेंशन mg नहीं है, टेंशन इज नॉट इक्वल टू mg। पहले टेंशन निकालनी पड़ेगी, टॉर्क टॉर्क जो है वो mg इंटू आर नहीं है, टॉर्क mg इंटू आर नहीं है। फिर टॉर्क को आई अल्फा से इक्वेट करना, फिर AT इज इक्वल टू आर अल्फा डाल देना। तो उससे तुम्हारा ए का जो फॉर्मूला आया था ना अभी, जी अपॉन 1 प्लस आई बाय आर स्क्वायर, वो फिर से अगर डिराइव मैकेनिक्स से डिराइव करना, मुझे ये एक्चुअली ये रिवाइज ये सब पढ़ाना था। ये सब ये टेंशन mg नहीं है, टेंशन m इंटू जी माइनस ए है। टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, या फोर्स T है, फोर्स यहाँ mg नहीं है। ये सब ज्यादा पढ़ाना है, और अदरवाइज जो डेरिवेशन तुम कर रहे हो उसका रिजल्ट तो तुम्हें ऑलरेडी आता है। कभी टेंशन निकालनी हो तो टेंशन भी इसी से निकलेगा, इसमें तुम्हें एक ही वैल्यू डालना। ये थोड़े एडवांस क्वेश्चन बनते हैं।
टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा होता है ना, आई को लिख करके इससे कभी वो हो सकता है खाली एंगुलर एक्सेलरेशन मांगे। यार एंगुलर एक्सेलरेशन मांगेगा तो तुम पहले ये निकाल लेना तुम्हारे मेथड से, फिर आर अल्फा करते हैं तो उससे आधा आ ही जाएगा। मुझे ये भी खैर अलग से पढ़ाना था तुम्हें, मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये पढ़ाना था कि टॉर्क जो है टी इंटू आर जो है वो यहाँ पर टॉर्क है, एम जी इंटू आर टॉर्क नहीं है। मुझे इस पर 5 स्टार देने हैं बस, बाकी सब ठीक है। एम जी इंटू आर टॉर्क नहीं, यहाँ जो फोर्स है वो एम जी नहीं है, यहाँ जो फोर्स है वो टेंशन है, टेंशन इसको घुमा रहा है। बस ये मुझे पढ़ाना था आपको। ठीक है, जो टॉर्क है वो एम जी इंटू आर नहीं है, जो टॉर्क है वो टी इंटू आर है। और एक बार टी तुमने निकाल लिया भाई, पहले तो इक्वेशन बनेगी एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। कभी टी निकालना हो, अगर टेंशन निकालना हो ना, तो ऐसी कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये तरीका हुआ बेसिकली मैकेनिक्स का, और उसके पहले हम एक प्रकार से वर्क एनर्जी थ्योरम टाइप कुछ लगा रहे हैं। ये कोर मैटर है, ये बेसिक मैटर है पूरे के पूरे प्योर रोलिंग मोशन का। प्योर रोलिंग मोशन इस तरह से पूरी तरह समाप्त होता है। मेनली सवाल है इंक्लाइन प्लेन के। इंक्लाइन प्लेन का मैं एक बार आपको फिर फॉर्मूला याद दिला दूं। वी वैसे तो अगर स्मूथ प्लेन होता, अगर स्मूथ प्लेन होता तो बॉडी जब स्लाइड करके नीचे आती है, अगर बॉडी जब स्लाइड करके नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी √2 g h होती है। अगर स्मूथ प्लेन होता तो बॉडी जब यहाँ स्लाइड करके आती है तो उसकी वेलोसिटी √2 g h होती है। पर अभी उसकी कुछ एनर्जी रोलिंग में भी जा रही है ना, तो वेलोसिटी √2 g h से थोड़ी कम होगी, इसलिए ये हो सकते। और अगर सिलेंडर है तो मैं k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को, सॉलिड सिलेंडर है तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को सीधे 1/2 डाल दूंगा। ऑलो स्फीयर है तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को सीधे 2/3 डाल दूंगा। और अगर इसमें एक्सीलरेशन चाहिए तो वैसे तो स्मूथ प्लेन पे जी साइन थीटा होता है, आज थोड़ा कम होगा। जी साइन थीटा सही तो डालना है, यही तो डालना है, न्यूमेरिकल तो 60 से हो जाएगा। बहुत छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। प्योर रोलिंग के मोशन से आसान सवाल तो M1D के भी नहीं है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के भी नहीं। और अगर टाइम चाहिए तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, जो स्लाइडिंग में लगता था वो ये था, और उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा। और पुली ब्लॉक में तो बस इतना ही करना है कि एक तो साइन थीटा की जगह 1 डाल देना, और एक k स्क्वायर की जगह n बाई n डाल देना। बात करता हूँ, आई का फॉर्मूला n k स्क्वायर होता है, कुछ भी कहाँ बचा। हाँ, ये जरूर पुली ब्लॉक में आपको ध्यान से देना है कि ये जो टॉर्क है यहाँ पे, अगर सवाल कहता है मैंने यहाँ फोर्स F लगाया, ये क्वेश्चन और बना लीजिए। अगर कहता है यहाँ टॉर्क बताओ तो हाँ वो F इंटू आर। अगर डायरेक्टली वो फोर्स ही देते हैं जो आपने हाथ से लगाया है, ये जो फोर्स है जो हम लगाते हैं वही, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वही तो धागे में टेंशन होती है ना। और अगर मास टांग दें, अगर मास टांग दें तो जो टॉर्क है वो टेंशन इंटू आर। बस इतना सा अगर आपने सीख लिया, वैसे इन पे बहुत ज्यादा सवाल आते नहीं है, सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के सवाल तुम उठा लेना। और इंक्लाइन प्लेन के सवाल मेरे ख्याल से तो तुमसे 90% बन जाने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।